जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बात की और मैंने कहा था कि मेरी अगली वीडियो में हम CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतरराष्ट्रीय करियर कोच, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर में एज अ थेरेपी यूज की जाती है। इसको कैसे यूज किया जाता है, ये कैसे हमारे माइंड पे वर्क करती है, इनको कौन से डिसऑर्डर में यूज किया जा सकता है और इसका प्रोसेसिंग कैसा होता है, उसके बारे में डिटेल में। तो मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जाके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कॉग्निशन मतलब हमारे सोचने समझने की क्षमता। जब भी कोई सिचुएशन या कोई इवेंट हमारे सामने होता है तो उसको किस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, उससे हम क्या समझते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, इस पर डिपेंडेंट होते हैं हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारा बिहेवियर। जब किसी सिचुएशन को हमारा माइंड रॉन्गली इंटरप्रेट करता है, रॉन्गली एनालाइज करता है, तो एक नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट जनरेट होती है, जिससे नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है। जब हम CBT का इस्तेमाल करते हैं यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उस थॉट को हम मॉडिफाई कर सकें, उस एनालिसिस को हम चेंज कर सकें, जिसकी वजह से ये थॉट, इमोशन और बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो चुका है। इसको समझने के लिए पहले हमें हमारा लर्निंग प्रोसेस, प्रोग्रामिंग प्रोसेस समझना होगा। हमारा माइंड एक CPU की तरह होता है। उसमें जैसे कि कोई चीज़ें स्टोर की जाती है जिसका रिफ्लेक्शन हमें कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है, वो डिकोड होके वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँचती है। वैसे ही हमारे माइंड में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो एक लर्निंग पे बेस्ड रहती है। अब लर्निंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी कि देख के सीखना। दूसरा होता है लिसनिंग एंड लर्निंग, मतलब जो सुनते हैं उससे सीखना। तीसरा होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि खुद उस चीज़ को महसूस करना, एक्सपीरियंस करना, उसमें से सीखना। और चौथा होता है रेफरल लर्निंग यानी कि इसकी उसकी किसी दूसरे की कहानियों से सीखना। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जब हमारे सामने आती है, जो हमारा माइंड एनालाइज और इंटरप्रेट करता है, वो लर्निंग स्टोर हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड। अब वो सिचुएशन जब भी दोबारा आती है, सेम इमोशन, सेम फीलिंग, सेम थॉट, सेम बिहेवियर रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि वो लर्निंग ऑलरेडी स्टोर है। ये हमारे अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है बचपन से होती आती है हर चीज़ों के बारे में। इसका छोटे से छोटा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बच्चा जब बड़ा हो रहा रहता है, उसकी माँ उसे प्रोग्रामिंग कर रही होती है, उसको सिखा रही होती है कि इस वक्त पे आपको उठना है, फिर आपको ब्रश करना है, उसके बाद आपको खाना है, उसके बाद आपको नहाना है। उस तरह से वो एक पैटर्न बना लेती है। अब ये हर चीज़ जो होती है वो हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, वो हमारे बिलीफ सिस्टम में ऐड हो जाती है और वो हम सीख लेते हैं। अब जब भी हमें माँ नहीं भी हो या हमसे दूर भी हो या कहीं पे भी हम हो, तब उस टाइम पे हमें भूख लगती है, उस टाइम पे हमें नींद आती है, जिस टाइम पे से हमारा रूटीन चल रहा होता है। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग हो जाते हैं हम, और इस तरह से हमारा लर्निंग प्रोसेस बन जाता है। अब कभी भी जब हम CBT का इस्तेमाल करते हैं, कॉग्निशन बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली पेशेंट में एक नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट आता है, जिसकी वजह से उसका इमोशन ट्रिगर हो जाता है और जिसकी वजह से उसका बिहेवियरल पैटर्न बन जाता है। ये जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट होती है, उससे जब एक नेगेटिव इमोशन बनता है, उससे एक नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न बन जाता है। वही पैटर्न वापस और एक नेगेटिव थॉट को जन्म देता है और हम इस चक्र में या फिर इस साइकिल में कैद हो जाते हैं। तो अगर हमें इससे बाहर आना है तो इस साइकिल को कहीं पे तोड़ना होगा। हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे ही वाइस वर्सा होता है, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे थॉट्स को और हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है।
तो इनमें से किसी भी एक चीज़ को चेंज करने के बाद हम हमारे बिहेवियर को, थॉट्स को और इमोशंस को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे पेशेंट की जिसको डर्ट रिलेटेड ओसीडी है, कैसे उसका माइंड वर्क करता होगा और कैसे सीपीटी के साथ हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो अब यदि आप एक ऐसे पेशेंट है या आपके पास ऐसा पेशेंट आया है जिसे डर्ट रिलेटेड ओसीडी, जैसे ही वो गंद देखता है या जैसे ही वो किसी चीज़ को छूता भी है, उसे लगता है कि वहाँ पे किसी तरह की गंध मची हुई है, बहुत सारे जर्म्स हैं जो उसके हाथों में लग गए हैं वहाँ छूने की वजह से। ये जो है ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट उसके अंदर जनरेट हो जाता है। अब ये ऑटोमेटिक थॉट जो है वो उसके इमोशन को ट्रिगर करने लगता है, जो एक घबराहट, एक एंजाइटी उसके अंदर निर्माण करने लगता है, एक फियर उसके अंदर निर्माण करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी इफ़ेक्ट होने लगती है, उसको पसीने आने लगते हैं, उसको पाल्पिटेशंस हो सकते हैं और उसको उस टाइम पे रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके रिलैक्सेशन का उसको एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो है जाके अपने हाथ धोना या फिर नहा लेना, अपने आप को किसी भी तरह से उस जर्म से छुटकारा देना, जिसके वजह से उसके अंदर निर्माण होने वाली ये घबराहट या ये जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो जाता है और अपने आप को, अपने हाथ धो लेता है या नहा लेता है, खुद को स्वच्छ कर लेता है। ये उसका कंपल्सिव एक्ट हो गया। इस तरह से किसी भी ओसीडी पेशेंट का माइंड चलता है। तो यहाँ पे हम सीपीटी का उपयोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पेशेंट का जो ऑब्सेसिव थॉट है उसका रिजल्ट ये कंपल्सिव एक्ट है। इस कंपल्सिव एक्ट को जब तक वो नहीं करता है, उसका ऑब्सेशन जो है वो सेटल डाउन नहीं होता है, उसके बीच में जो इमोशन है, इमोशनल ब्रिज है, वो सेटल डाउन नहीं होता। तो यहाँ पे पेशेंट की ज़रूरत क्या बन गई है? वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव एक्ट। तो वो काम, वो बिहेवियर जब तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तब तक वो शांत नहीं हो रहा है। और वो क्यों कर रहा है? वो शांत होने के लिए कर रहा है। अभी ये भी चीज़ जैसे वो करने लगता है, एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, तो उसके माइंड उस तरह से प्रोग्रामिंग हो जाता है कि ये करने के बाद ही आपको रिलैक्सेशन फील हो रहा है या आपका जो एंजाइटी है, जो फियर है, वो सेटल डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है रीप्रोग्रामिंग की, यानी कि आपको आपके मन को समझाना है कि ये एक्ट करने से सिर्फ मुझे रिलैक्सेशन नहीं पर प्रॉब्लम भी हो रहा है। उसी के साथ आपको रीप्रोग्रामिंग करना है, यानी कि दूसरी एक्ट ऑफ रिलैक्सेशन करना है, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन, योगा या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ जो आपको रिलैक्स फील करवाती है। फिर वो म्यूज़िक सुनना हो सकता है, कुकिंग करना हो सकता है। मैं यहाँ पे जो कह रही हूँ वो अच्छे से समझिएगा, रिलैक्सेशन एंड नॉट डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन अलग होता है, रिलैक्सेशन अलग होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको मिसगाइड करके डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं खुद को, लेकिन वो अपने ऑब्सेसिव थॉट को फिर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब तक आपको वो एंजाइटी फील होती रहेगी, आपका कंपल्सिव एक्ट होता रहेगा। वो एंजाइटी विदाउट कंपल्सिव एक्ट किए आप कैसे सेटल कर सकते हो, ये आपको फिगर आउट कर। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि ये प्रोग्रामिंग जो है जिसकी वजह से आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव एक्ट डेवलप हुआ है, ये कहाँ से आई है, इसका अंडरलाइन कौन सा कॉज है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट मेरे पास जो आया था ओसीडी के साथ, उसने बहुत बचपन में, उसके कुछ तो 6-7 साल की उम्र में घर में किसी बड़े की डेथ देखी थी। और वो डेथ के बाद उसे जो याद आया या उसके माइंड ने जो इंटरप्रेट किया वो ये था कि घर में वो डेड बॉडी लेके जाने के बाद बहुत साफ सफाई हो रही थी। तो अभी जब भी वो किसी भी डेड बॉडी को देखता है, फिर वो टीवी में भी क्यों ना हो, तो उसके बाद उसको लगता है कि वहाँ पे जर्म्स है और वो अपने हाथ यहाँ पे धोना शुरू कर देता है, कपड़े धोना शुरू कर देता है, नहाना शुरू कर देता है। या कोई घर में भी किसी के फ्यूनरल से भी वापस आता है तो वो अपने आप को जर्म्स से भरा महसूस करने लगता है, डर्ट से भरा महसूस करने लगता है। मतलब कि उसने बचपन में वो देखा हुआ एक्ट या सिचुएशन को उसने अपने माइंड में ऐसे परसीव कर लिया कि जहाँ पे डेड बॉडीज है
वहाँ पे जर्म्स होते हैं, और जहाँ पे डेड बॉडीज है वहाँ पे मुझे अपने आप को साफ करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे उसको रीप्रोग्रामिंग करना ज़रूरी हो गया था, उसके एक्ट को ये समझाना ज़रूरी हो गया कि ओके ये डेड बॉडी रिलेटेड नहीं है, डेड बॉडी से जर्म्स नहीं फैलते, और वो एक्ट उस दौरान क्यों की गई थी। उस पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि नेक्स्ट टाइम वो जब भी कोई डेड बॉडी देखे तो उसकी नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट को रिप्लेस कर दे अपनी दूसरी थॉट से, जैसे कि वहाँ पे जर्म्स नहीं है, ये मेरा फीलिंग है, ये मुझे लगता है, आई फील दिस। जब हम कोट करते हैं कि आई नो देर आर दिस थिंग्स, और हम जब बोलते हैं कि आई फील देर इज दिस थिंग्स, तो हाँ उसके बीच में का डिफरेंस समझने लगते हैं, एक रियलिस्टिक वे को ओपन रखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि ओके ये सिर्फ मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अंडरस्टैंड कि ये फर्स्ट स्टेप है, इससे आपका ओसीडी ठीक नहीं होगा। ये फर्स्ट स्टेप आपको आपका ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट करेक्ट करना है। सेकेंड स्टेप जो है उससे तैयार होने वाली जो एंजाइटी है उसको सेटल डाउन या रिलैक्स करने के लिए दूसरा कोई मार्ग चुनना है, दूसरी कोई एक्टिविटी चुनिए। इन दोनों के मिलाव के साथ ही आप आपका ओसीडी ठीक कर सकते हैं, या आपकी जो घबराहट है उसे सेटल डाउन कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है और ये महीने ले सकता है, कभी कभी साल ले सकता है। अगर डेडिकेटेडली किया जाए तो आप इस ओसीडी से बाहर जरूर निकलेंगे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ओसीडी के अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स, फोबियाज, डी एडिक्शन, इन सभी में बहुत ही उपयोग पाई गई है। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा हो। अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे या मेल आईडी पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपका प्यार ऐसे ही देते रहिए।